देखो बच्चों, ये 2022 का फिजिक्स का पेपर है जिसको सॉल्व किया जाएगा। यूपी बोर्ड को लगभग 7-8 सेट का पेपर बनता है। अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो पेपर के दृष्टि से तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर होगा और इसको बारी बारी से हर एक ईयर का कम से कम 4-5 सेट सॉल्व किया जाएगा। आज एक सेट है 2022 का 346 जीजी कोड है जो लिखा गया है और इसका प्रत्येक क्वेश्चन को हम सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए। यदि आप लोग के पास इसका अनसॉल्व हो तो बेटर रहेगा। अनसॉल्व सब लोग ले लेंगे और यह 346 संकेतांक कोड है जीजी। इसका पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का है, निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। पहला इसमें दिया है, पहला ऑप्शनल है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। दूसरा दिया है कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और तीसरा दिया है न्यूटन पर कूलाम और चौथा दिया है न्यूटन वोल्ट पर मीटर स्क्वायर। इतना 4 ऑप्शनल दिया है और इसमें देखेंगे कौन ऑप्शनल सही है। तो हम जानते हैं कूलाम का नियम से ये F इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 R स्क्वायर। इसे एप्सिलॉन नॉट का यूनिट पूछा जा रहा है तो इसका वैल्यू निकाल लिया जाए तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2, ये हो जाएगा F इंटू आर स्क्वायर। ये देखिए ये तो कांस्टेंट हो जाएगा, इसका यूनिट होता नहीं है तो इसका क्या हो जाएगा, चार्ज है तो सी और ए फोर्स है तो न्यूटन हो जाएगा और ये डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसमें से कौन, ये देखिए दूसरा सही है, ठीक ना, ये वाला ऑप्शनल सही है, ठीक ना। तो इसका पहला क्वेश्चन का ये दूसरा सही हो जाएगा। यदि जब तक यह तैयार नहीं होगा तब तक हम यूनिट नहीं बता सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है, यदि ये सब सॉल्व करने के पहले यदि ये अनसॉल्व हो तो बेटर रहेगा। अनसॉल्व से देख लेंगे, अन्यथा यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा।
पहला का है ख। देखिए ख में है, दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। एक सर्किट बना हुआ है, एक सर्किट इस तरह बना है, और यहाँ पे भी एक संधारित्र है, और यहाँ पर भी एक संधारित्र है, और यहाँ पर भी एक संधारित्र है, और बिंदु ए बिंदु बी, ए और बी के बीच तुल्य धारिता हमको ज्ञात करनी है। इसका भी क्या है 3 माइक्रोफैरड, ये भी क्या है 3 माइक्रोफैरड, ये भी क्या है 3 माइक्रोफैरड, और ये भी क्या है 3 माइक्रोफैरड। तो पहला इसमें ऑप्शनल दिया है 12 माइक्रोफैरड, दूसरा दिया है 6 माइक्रोफैरड, तीसरा दिया है 4 माइक्रोफैरड, और चौथा दिया है 3 माइक्रोफैरड। तो ये सर्किट बना हुआ है और इसी में से बताना है इस ए बी के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले देखा जाए, यहाँ देखिए 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है, ये हो जाएगा 1/C 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, और यहाँ पर सबका मान रख दिया जाए, तो ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, और एलसीएम बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा 1/C क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 1/C का मान हो जाएगा 3/3, इससे कट जाएगा, तो 1/C इक्वल टू 1 यानी C बराबर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड। अब इन तीनों के जगह पर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफैरड हो जाएगा, तो इसका हम फिगर इस तरह भी बना सकते हैं। अब 3 के जगह पे क्या एक मान का संधारित्र मिला, और ए पॉइंट ए बी पॉइंट ये 3 माइक्रोफैरड आ गया, और यह 1 माइक्रोफैरड। अब ये दोनों किस क्रम में है, ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए फार्मूला होता है C इक्वल टू C1 प्लस C2, तो एम सी ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो C बराबर क्या हो जाएगा 4 माइक्रोफैरड, है ना। तो इसमें देखिए 4 माइक्रोफैरड, ये तीसरा ऑप्शनल सही है। हम अंदाजे से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसको सॉल्व करके हम इसको टिक लगाएंगे, कौन सही है कौन गलत है, अंदाजा से नहीं लगाया जा सकता है। तो इस तरह हम इस पेपर को सॉल्व करते हैं, और इस पेपर को सॉल्व करने से पहले या तो पेपर हो आप लोग के पास या अनसॉल्व पेपर हो, और टाइम बहुत कम बचा है, और हम अनसॉल्व सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कम से कम हर ईयर का सेट का 3-4 सेट सॉल्व कर लिया जाए, तो क्वेश्चन उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। या संभव हो तो 7 टाइप का सेट है, हर एक ईयर का 7-8 टाइप का सेट बनता है, सबको सॉल्व कर दे, वहाँ से पूरा का पूरा क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन को हम देखते हैं।
तीसरा क्वेश्चन है इसका ऑप्शनल का। पूरा क्वेश्चन तो कवर नहीं की जा सकती है, लेकिन एक दिन में 2-3 क्वेश्चन हम सॉल्व आसानी से किया जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलसीआर सर्किट का है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ। ये पहला का ग है एलसीआर परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर होती है। इसमें फाई का मान पूछा जा रहा है। एलसीआर श्रेणी परिपथ में अनुनाद अवस्था में श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कालांतर, यानी ये फेज पूछा गया है। तो हम जानते हैं tan फाई बराबर होता है, ये होता है XL माइनस XC अपान R, और इसमें दिया है ऑप्शनल दिया है पाई दिया है, दूसरा दिया है पाई/2 दिया है, और तीसरा पाई/4 दिया है, और चौथा 0 दिया है। तो एलसीआर श्रेणी में परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था, यहाँ पे अनुनाद छूट गया है। अनुनाद की कंडीशन होती है XL बराबर XC। यहाँ पे इसका मान भर देंगे, जब भर देंगे तो ये क्या हो जाएगा tan फाई, ये क्या हो जाएगा XL माइनस XL, ये हो जाएगा R हो जाएगा। तो ये tan फाई 0/R, यानी ये क्या हो जाएगा 0। tan फाई 0 किसका मान होता है tan 0 डिग्री, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 0 डिग्री। देखिए कौन सा ऑप्शनल सही है, यह वाला ऑप्शनल सही है। तो इसका ये फार्मूला जानते रहेंगे तभी टिक यहाँ पर कर सकते हैं, अन्यथा गलत हो जाएगी। और पहला का घ है न्यूनतम आवृत्ति की वैद्युत चुंबकीय तरंग है, यानी किस चुंबकीय तरंग की आवृत्ति न्यूनतम है। यहाँ पे इसको लिख दिया जाए, इसको देख लेंगे।
मिनिमम, ये है न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यानी यहाँ पहला दे दिया है पराबैंगनी किरणें, दूसरा दे दिया है एक्स किरणें, तीसरा दे दिया है गामा किरणें, और चौथा दे दिया है माइक्रो तरंग। किस तरह निर्धारित करेंगे? जो स्पेक्ट्रम होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, तो ये गामा रे होता है, एक्स रे होता है, इस तरह देखते जाएंगे गामा रे, एक्स रे, यू भी, यहाँ से विजुअल होता है, विजुअल यानी दृश्य प्रकाश, और यहाँ से औरक्त होता है, औरक्त, और माइक्रो तरंग, और लास्ट में होता है रेडियो वेव। इसका स्पेक्ट्रम है बढ़ते हुए वेवलेंथ, यानी सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है? रेडियो वेव की। और जिसकी ज़्यादा वेवलेंथ होती है उसकी आवृत्ति क्या होती है? मिनिमम होती है। तो इसमें तो रेडियो है नहीं, रेडियो वेव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव। यानी जिस तरंग की वेवलेंथ ज़्यादा होती है उसकी आवृत्ति कम होती है, v इक्वल टू n लैम्डा से। वहाँ से हम इसका मान का हम निर्धारित कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन है अंग इसका, अंग का है, पेपर में देख लेंगे, लिखने में टाइम लग रहा है। और दिया है किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण का मान बराबर है तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। कह रहा है प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण आपस में क्या है? बराबर है। तो ये अंग है, और इसमें दिया है कोण ए दिया है और डेल्टा एम दिया है, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। तो उस पदार्थ का इंडेक्स यानी अपवर्तनांक क्या होगा, वही मान ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हम कांच के अपवर्तनांक के लिए फार्मूला होता है n इक्वल टू ये हो जाएगा साइन, और इसमें दिया है, पहला दिया है ऑप्शनल 2 साइन a/2, दूसरा दिया है 2 कॉस a/2, तीसरा दिया है 2 tan a/2, और चौथा दिया है 2 cot a/2, इतना दिया है। और ये फार्मूला होता है a प्लस डेल्टा एम पूरा बटा 2, ये क्या होता है? साइन a/2। यह कंडीशन दे दिया है प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण आपस में बराबर है
तो n का मान होगा। चार में से कौन सा अंदाजा से हम नहीं लगा सकते हैं। तो एक कंडीशन यहाँ से भर देंगे, डेल्टा एम की जगह पर हम ए भर देंगे, तो ये हो जाएगा n हो जाएगा और साइन यहाँ से ए प्लस ए पूरा बटा 2, तो ए नीचे हो जाएगा साइन ए बाई 2 हो जाएगा, ए 2a एन ए क्या हो जाएगा साइन 2a बटा 2 और साइन ये क्या हो जाएगा a बाई 2, तो n हो जाएगा और दो से कैंसिल और साइन a हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा साइन a बाई 2 हो जाएगा। तो इसका मान होता है 2 साइन a बाई 2 इंटू कॉस a बाई 2, कॉस a बाई 2 पूरा का बट्टा साइन a बाई 2, साइन a बाई 2 साइन a बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, क्या बचेगा 2 कॉस a बाई 2। यह आंसर होगा, यह आंसर होगा। इसमें ये दूसरा सही है, ये वाला क्वेश्चन सही है, यह वाला ऑप्शनल सही। इस तरह हम इसको टिक कर सकते हैं। डेली अभ्यास करने से आसान हो जाएगी और पेपर रोज सॉल्व करते रहेंगे। और इसका लास्ट क्वेश्चन दिया है पी टाइप सेमीकंडक्टर में अपद्रव पदार्थ को मिलाया जाता है। जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए कौन सा हम अपद्रव पदार्थ को मिलाते हैं। हम जानते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है जब जर्मेनियम और सिलिकॉन में हम कुछ अशुद्धियाँ मिलाते हैं। तो वह अशुद्धियाँ क्या मिलाते हैं जिससे पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है, पी टाइप सेमीकंडक्टर जर्मेनियम का वैलेंसी 4 होती है, इसमें हम 3 वैलेंट वाले यानी जिसकी संयोजकता क्या होती है, जिसकी वैलेंसी 3 होती है उसी को इसमें हम मिला दें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। इस तरह इसका स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। और देखिए इसके 3 से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेता है, लेकिन एक जगह क्या होता है रिक्त होता है और जिसे हम क्या कहते हैं होल कहते हैं, या इसी को हम कोटर कहते हैं। ये क्या होता है एक्सेप्टर होता है, ग्राही, ठीक ना। तो किसकी बैलेंसी 3 होती है, तो एल्युमिनियम के बैलेंसी इसमें क्या होती है 3 होती है। तो इसमें दिया है पहला ऑप्शन दिया है फास्फोरस दिया है, फास्फोरस दिया है, दूसरा दिया है एंटीमनी, एंटीमनी दिया है, तीसरा एल्यूमिनियम दिया है, एल्युमिनियम दिया है, चौथा नाइट्रोजन दिया है। तो एल्युमिनियम इनमें किसकी बैलेंसी होती है 3, एल्युमिनियम की बैलेंसी 3 होती है। तो इसके मिलाने से क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर का निर्माण होता है। यह क्वेश्चन पहला का जो था।
तो इस प्रकार हम 6 क्वेश्चन को देख लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो अभ्यास रहेगा तभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अंदाजे से लगाने से क्या होती है, ये गलत हो जाती है। तो और क्वेश्चन नंबर 2 को यानी क्वेश्चन नंबर 2 का अभी क्या होता है, 6 से 6 पार्ट होता है। एक एक लाइन या फार्मूला लिखने के लिए आता है या परिभाषा लिखने के लिए आता है। तो क्वेश्चन लिखने में तो बहुत टाइम लग रहा है। यदि क्वेश्चन पेपर हो, अनसॉल्व हो, तो इसका सेट देखेंगे 2022 का संकेतांक 346 GG। क्वेश्चन नंबर 2 का हम देखते हैं। जल्दी जल्दी कम से कम 2 पार्ट आज समाप्त किया जाए। टू को में दिया है अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। आवेशी चादर के, है ना, आवेशित चादर के समीप मान लेते हैं ये कोई चादर है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, इधर भी क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तब पूछा जा रहा है चादर के समीप वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देंगे इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। बस इतना ही लिखना है। इतना लिख देंगे, नंबर मिल जाएगा। दूसरा का खो देखो, दूसरा खो क्या है, एक केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। समभारिक का अर्थ समझाइए। समस्थानिक समभारी फिजिक्स का भी क्वेश्चन है और केमिस्ट्री का भी क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है, इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसमें परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। बस इतना लिख देंगे। और द्रव्यमान संख्या समान होती है। या हम इतना भी लिख सकते हैं, प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों की कुल संख्या समान होती है। या यह देखो H1 3 यह क्या हो जाएगा, H1 3 H2 3। देखो परमाणु क्रमांक इसमें भिन्न भिन्न होता है, तो ये क्या होता है, समभारिक होता है। दूसरा का ख देखो, ग देखो, दूसरा का ग ये है दिए गए पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति। आपतित प्रकाश का आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। हम ये फार्मूला जानते हैं, we know that h न्यू ये क्या हो जाएगा, k प्लस w। तो इसको हम k लिख सकते हैं, h न्यू माइनस w। या एक काइनेटिक एनर्जी E भी होता है, h भी, ये क्या हो जाएगा w। हम न्यू के सापेक्ष इसको क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। एक लेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू न्यू। तो ये ई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा dv बाई डी न्यू
ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं डी वी बाई डी डी, ये क्या हो जाएगा, एच बाई ई। इतना करके छोड़ देते हैं तब भी आंसर सही है। एच बाई ई कई सारे ऑप्शनल में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। या इसी को कहते हैं ढाल, क्या होता है, टेन थीटा। ये क्या हो जाएगा, डी वी बाई डी न्यू, और ये होता है एच बाई ई। इतना ये लिखें, इतना। दो का भाव देखो, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा दीजिए। ये देखो, ये दो समांतर वायर है, इसमें मान लेते हैं I1 धारा बह रही है, इसमें I2 धारा बह रही है। तो इनके बीच लगने वाले बल का मान, यानी बल के लिए फार्मूला क्या होता है, तो हम दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पियर की परिभाषा देना है। तो पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। यह क्या होता है, यह बाई एल होता है, और यह हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई और I1 I2, ये क्या होता है, R। ये फार्मूला होता है। ये दो, ये डिस्टेंस से R दूरी पर सेपरेट होती है, इनके बीच लगने वाले बल का ये फार्मूला होती है। और L क्या है, इस चालक की क्या है, लंबाई है, जो तार है उसकी क्या होती है, ये लंबाई होती है। तो इस आधार पर हम लिख सकते हैं क्या, R बराबर 1 मीटर, और L बराबर, ये क्या हो जाएगा, 1 मीटर, और I1 बराबर I2 बराबर 1 एम्पियर। तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट 2 पाई, और इसका मान हो जाएगा 2 इंटू 10⁹ न्यूटन। इस आधार पर भी हम क्या, एम्पियर की परिभाषा दे सकते हैं। देखिए, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर का वह विद्युत धारा है जो निर्वात में, ठीक ना, निर्वात में 1 मीटर दूर रखे दो लंबे सीधे समांतर तारों में प्रवाहित होने पर प्रत्येक तार की प्रति मीटर लंबाई पर कितना न्यूटन, इतना न्यूटन बल क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो इस आधार पर हम परिभाषा दे सकते हैं। और दूसरा का अंग है, विपवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा क्षेत्र की चौड़ाई लगभग कितनी होती है। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, ई साइन थीटा, ये क्या होता है, एम लैम्डा। तो ई बराबर हो जाएगा एम लैम्डा, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा। बस इतना लिख देना, एक नंबर में ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। एम बराबर 1 2 3, इस तरह हम लिखते जाएंगे। और इसी में एक क्वेश्चन और देख लेंगे, लास्ट क्वेश्चन है।
और 2 ही क्वेश्चन तक कवर की जाएगी। टाइम ज़्यादा लगता है, लगभग 35 मिनट हो गया है। आवेश के गतिशीलता की परिभाषा लिखिए। मोबिलिटी होता है टू च क्या है? मोबिलिटी। गतिशीलता की परिभाषा देना है। हम जानते हैं गतिशीलता क्या होती है, म्यू होती है। ये क्या होता है? अनुगमन वेग होता है और ये वैद्युत क्षेत्र होता है। इस आधार पर हम परिभाषा दे सकते हैं। ही है तो एकांक हम लिखे, एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का अनुगमन वेग क्या कहलाता है? उसकी मोबिलिटी कहलाती है। तो बस यह फार्मूला हम याद रखेंगे, म्यू इक्वल टू VD/E। एकांक वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश वाहक का क्या होता है? अनुगमन वेग ही क्या कहलाता है? उसकी मोबिलिटी कहलाती है। तो इतना आज के लिए बस। अगला दिन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, 4 कवर की जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 3, 4 इसमें डेरिवेटिव फॉर्म है, न्यूमेरिकल फॉर्म है, कुछ थियरी भी है। और चौथा क्वेश्चन इसमें भी वही है, डेरिवेशन फॉर्म है। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो रोज़ 2-2, 3-3 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। और यह पेपर हो तो अपने पास रख लेंगे, अन्यथा अनसॉल्व ले लेंगे। अनसॉल्व से ये कोडिंग देखकर उसमें हम क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर क्या है, ये प्रॉब्लम को क्या किया गया, सॉल्व किया गया है। इससे हेल्प ले सकते हैं। आज के लिए इतना, अगले दिन देखा जाए।